हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक वस्त्र विज्ञान से है। अभी तक हमने वस्त्र विज्ञान के अंदर जो वर्गीकरण देखा था उसमें से 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं। एक तो कॉटन पढ़ा है, एक तो सूती वस्त्र है यानी कपास पढ़ा है आपने, ऊन पढ़ा था और साथ में रेशम पढ़ा था। ये 3 तरीके के आपने जो वस्त्र की प्रक्रिया थी उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। आज का टॉपिक मैंने लिया है नायलॉन। नायलॉन कौन सा रेशा है? ये एक कृत्रिम रेशा है। हमने 2 वर्गीकरण देखे थे, एक देखा था प्राकृतिक और एक देखा था कृत्रिम। ये कृत्रिम में इसको संश्लेषित रेशे के नाम से जाना जाता है या ताप सुनम्य रेशे के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अब टाइम देखो कम बचा है, इसलिए इन पूरे टॉपिक की मैं थ्योरी ना पढ़ाकर आपको एमसीक्यू के माध्यम से ही इस टॉपिक के ऊपर जितने भी वस्त्र विज्ञान के अंदर ये टॉपिक बचे हुए हैं आपके, इनका एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एमसीक्यू भी मैंने एक टॉपिक आप लोगों को ये लिख के करवाया है। लिखने में समय है वो काफी लगता है और फिर आप लोगों के साथ वीडियो बना के और उसको देने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मैंने आगे की वीडियो सोची है कि आपको डायरेक्ट एमसीक्यू है वो बोल के आपको तुरंत करवाऊं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। हमारे घर में 23 की शादी है जिसके कारण आप लोगों के साथ में ज्यादा टाइम है वो एक्सपेंड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस तरीके की प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। एमसीक्यू लेके आई हूँ, इसमें नायलॉन के ऊपर आपके 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको मोस्टली नायलॉन रेशा क्या होता है इसके बारे में पूरी चर्चा है आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया है कि जादुई रेशे की संज्ञा है वो कौन से रेशों को दी गई है। तो जादुई रेशा है वो नायलॉन को बताया गया है। अगर पूछा जाए कि कृत्रिम रेशा कौन सा है तो भी आप क्या कहोगे? नायलॉन है वो आपका कृत्रिम रेशा माना गया है। ताप सुनम्य रेशा जो पॉलीमर रसायन से निर्मित होते हैं इन्हें कहा जाता है। तो मैंने ऊपर जो हेडिंग डाला है ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशा नायलॉन, तो ये ताप सुनम्य रेशा भी कहा जाता है, पॉलीमर रसायन से निर्मित रेशा भी माना जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम रेशा का नाम देंगे। सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम नायलॉन के रेशे का निर्माण है डॉक्टर वेसल एच कैथोरस ने किया था और अमेरिका के अंतर्गत एक कंपनी के अंदर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने ये नायलॉन के रेशे का उत्पादन किया था। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन चारों तत्वों की प्रधानता है। इन चारों रसायनों को एक साथ मिक्स करके और पॉलीमर के अंतर्गत इसकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है और उसके बाद इस रेशे का निर्माण होता है। नायलॉन के धागों की बारीकी का मूल्यांकन किसमें किया जाता है? तो नायलॉन के धागों की बारीकी का मूल्यांकन है वो डेनियर में किया जाता है। नायलॉन के धागे को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया के द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं। ये धागे आपके क्या कहलाते हैं? तो ये धागे आपके स्ट्रेच धागे कहलाते हैं। नायलॉन के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं? जो नायलॉन के धागे होते हैं इनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा काटने का मतलब आपको, जैसे ये आपका एक नायलॉन का धागा है, यहाँ पर इसको कट करते हैं तो ये देखने के ऊपर हमें किस तरीके का दिखाई देता है? गोल, छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं। नायलॉन के धागे की सतह पर छोटे छोटे लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं। तो इन धागों को क्या कहा जाता है? तो इन धागों को टेक्सचर धागे के नाम से जाना जाता है। फिर अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन का धागा अत्यधिक मजबूत होता है, इसकी यह मजबूती है वो किसके कारण होती है? देखो जितने भी हम रेशे
के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मजबूत जो धागा है वो आपका इसमें नायलॉन का धागा माना जाता है। इसको आप कितना भी खींच के तोड़ने का प्रयास करो, ये धागा जल्दी से टूटता नहीं है। तो ये मजबूती किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु की मजबूती के कारण ये होता है। आपको देखना है कि ये कौन सा बॉन्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है जिसके कारण ये मजबूत रेशा माना जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसके अंदर अणु के मजबूती के कारण है ये रेशा है वो मजबूत मिलता है। शुद्ध नायलॉन के धागों से निर्मित वस्त्र क्या कहलाते हैं? शुद्ध नायलॉन के धागे से निर्मित वस्त्र है वो 100% नायलॉन के वस्त्र है कहलाते हैं। हीट सेट के द्वारा नायलॉन के वस्त्रों में, हीट सेट का मतलब है ताप सुनम्य, जैसे बताया गया है कि इसके अंदर ताप को प्रवाहित किया जाता है। और हीट है, हीट सेट एक प्रोसेस है जो गर्म प्रभाव को दर्शाती है। इसके द्वारा नायलॉन के रेशों में सिकन प्रतिरोधक इनको बनाया जाता है। इसका मतलब है, सिकन प्रतिरोधक का मतलब है कि इन रेशों में आपकी सलवटें हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये गुण इसके अंदर सर्वाधिक होता है। इन कपड़ों को आयरन करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसको धो और पहनो। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि धो और पहनो, पहनो के नाम से कौन सा रेशा जाना जाता है? धो और पहनो मतलब इसके ऊपर आपको किसी भी तरीके की कोई फिनिशिंग है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके नाम से जाना जाता है आपका नायलॉन का रेशा। फिर आगे है, नायलॉन के वस्त्रों पर तीव्र एवं गर्म अम्ल का प्रभाव कैसा होता है? तो इनकी हम दोनों रासायनिक संरचना देखें, अम्ल का प्रभाव और क्षार का प्रभाव। तो अम्ल से ये रेशे हैं घुल जाते हैं, यानी तीव्र अम्ल का प्रयोग इनकी रेशों के अंतर्गत किया जाए तो ये नायलॉन का रेशा है पूर्णतः जैसे प्लास्टिक पिघलता है उसी तरीके से ये पूरा अम्ल के अंदर घुल जाएंगे। और जबकि क्षार का प्रभाव है इसके ऊपर कम देखने को मिलता है। नायलॉन के सर्वप्रथम खोज हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ये आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि सर्वप्रथम नायलॉन के रेशों का निर्माण किया गया था। तो डॉक्टर वेसेल एच कैथोरस जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और अमेरिका में इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो नायलॉन की सर्वप्रथम खोज हुई थी अमेरिका में। नायलॉन निर्माण के लिए उपयुक्त 66 पॉलीमर की आवश्यकता होती है। जब नायलॉन का रेशा निर्माण किया जाता है तो पॉलीमर एक इसकी संरचना होती है जो 66 पॉलीमर का माप होता है वो इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। जैसे आपके स्प्रिनिट बने हुए होते हैं इस तरीके की, इसमें बारीक बारीक ये छिद्र होते हैं और इनके पीछे क्या होती है? एक नली सी होती है। यहाँ से इसके अंदर रसायन है वो प्रवाहित किया जाता है और यहाँ के अंदर से जितने छेद होते हैं उसमें से वो रेशे बनाए जाते हैं। जो पॉलीमर का माप होता है वो 66 पॉलीमर है। वो आपके संश्लेषित रेशे नायलॉन के लिए सर्वोत्तम माना गया है, इसीलिए इसको 66 पॉलीमर कहा जाता है, जिससे नायलॉन के रेशे का निर्माण की उपयुक्त संरचना बताई गई है। नायलॉन के धागों का व्यास निर्भर करता है। नायलॉन के धागों का व्यास निर्भर करता है कच्ची सामग्री पर, स्प्रिनिट के छिद्रों पर और साथ में आपको खींचने की प्रक्रिया पर। यानी इसमें ऑप्शन आपको उपयुक्त सभी मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नायलॉन के धागों का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब आपको पता ही है कि ये धागा है और इसको यहाँ से काटे तो ये क्या मिलता है? इसका व्यास मिलता है। तो ये नायलॉन के धागों का व्यास है। ये आपकी कच्ची सामग्री क्या ली है, यानी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने मिलाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कच्ची सामग्री क्या है? स्प्रिनिट के छिद्र, ये स्प्रिनिट है और इसके अंदर जो छिद्र होते हैं धागे बनाने के वो छिद्र कैसे हैं और इसके खींचने की प्रक्रिया है वो किस तरीके की है। क्योंकि जितना ज्यादा हम इसको खींचेंगे, हमने देखा है कि खींचने से क्या होता है? स्ट्रेच धागे का निर्माण होता है। स्ट्रेच यानी खींचने से और बारीक धागा है वो
उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, उसमें जो उनका संरचना होती है वो और बारीक इसमें देखने को मिलती है। तो ये तीनों चीजें हैं और इनका खींचने की प्रक्रिया, स्प्रे नेट और कच्ची सामग्री है, इन सब का प्रभाव पड़ता है आपके नायलॉन के धागे के व्यास के ऊपर। नायलॉन के वस्त्रों पर तनाव सामर्थ्य होती है, अत्यधिक होती है। यानी तनाव सामर्थ्य का मतलब होता है इसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता दोनों गुण है, वो आपके नायलॉन के रेशे में अच्छे होते हैं। पूछा जाए कि नायलॉन के रेशे क्या है, प्रत्यास्था का गुण किस तरीके का होता है, तो प्रत्यास्था कैसी होती है, अत्यधिक होती है। तनाव सामर्थ्य, तनाव को सहने की क्षमता भी इसमें अत्यधिक होती है। जब भी आपके शरीर के अकॉर्डिंग ये फैल जाते हैं और आप निकालो तो ये वापस अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। इसी को ही तनाव सामर्थ्य का नाम दिया गया है। तो आपको ये एमसीक्यू किस तरीके की लगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं, तो आप लाइक और कमेंट इसके ऊपर जरूर करना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। शेयर इस वीडियो को जरूर करना ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके।